नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिटनेस का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आशनी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का RS स्टडी एकेडमी में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो मौर्य साम्राज्य पूरा समाप्त नहीं हुआ था। आज हम मौर्य साम्राज्य को समाप्त करेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 के, हम उन टॉपिक्स को भी देखेंगे इस वीडियो में। चलिए अब हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें से पहला राजनीतिक केंद्र जो था वो उसकी राजधानी था पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। कई बार पूछा भी गया है ये, तो इसको आप लोगों को याद रखना है ताकि जब एग्ज़ाम में पूछे तो आपको याद रहे, आप बता सको, लिख सको। मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो असमान थी। तो असमान प्रशासन व्यवस्था मौर्य साम्राज्य का एक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का कारण है। तो मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, जिससे पूरे साम्राज्य पर मौर्य शासकों का एक जैसे नियंत्रण नहीं था। मौर्य शासकों का राजधानी और आसपास के केंद्रों पर अच्छा नियंत्रण था, लेकिन जो दूर के केंद्र थे उन पर नहीं था, क्योंकि राजधानी के आसपास जो केंद्र थे तो शासक जो होते थे वो राजधानी में ही बैठते थे, राजधानी से ही अपना सब कुछ काम काज करते थे। तो वहाँ के जो केंद्र थे उन पर भी ध्यान दे लेते थे, लेकिन जो दूर थे उन पे नहीं दे पाते थे। इस वजह से वहाँ की जो एक प्रशासनिक व्यवस्था थी वो असमान थी। इसके अलावा जो मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र थे उनका चयन जो होता था वो सावधानीपूर्वक किया जाता था, और तक्षशिला और उज्जैनी जो थे वो लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। इस वजह से उनका जो था प्रांतीय केंद्रों में चयन हुआ था, और स्वर्णगिरी सोने की खदान के लिए उपयोगी था, इसलिए उसको प्रांतीय केंद्र के रूप में चुना गया था। इसके अलावा जो भी केंद्र थे उनमें भी कुछ न कुछ विशेषता थी, इसलिए उनको भी प्रांतीय केंद्र के रूप में चुना गया था। मौर्य साम्राज्य में आवागमन को सुचारू बनाने के लिए वहाँ की नदियों और स्थल मार्ग का प्रयोग किया जाता था, आवागमन सुचारू बनाने के लिए। और वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो एक समिति और 6 उप समिति के आधार पर चलाई जाती थी। तो इसका उल्लेख जो है वो मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख किया है। और ये जो मेगस्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में जो था वो आया था, भारत में आया था। यह जो मेगस्थनीज था यह एक राजदूत था, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और ये जो थी उस समय के प्रशासन व्यवस्था के बारे में ही थी। चलिए अब हम मौर्य साम्राज्य की 6 उप समितियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली उप समिति है नौसेना का संचालन, मतलब कि पहली उप समिति जो थी वो नौसेना का संचालन करती थी। दूसरी उप समिति खान पान और यातायात का संचालन करती थी। तीसरी उप समिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, और चौथी उप समिति अश्वारोहियों यानी कि घोड़ों का संचालन करती थी। जो घोड़े चलाने वाले थे उनका संचालन करती थी। और 5वीं उप समिति है रथरोहियों का संचालन करती थी, और 6ठी उप समिति हाथियों का संचालन करती थी। ये सारी उप समितियाँ हैं जो कि मौर्य साम्राज्य की जो 6 उप समितियाँ थी वो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था
यानी कि वहाँ के सभी सैनिकों को देखती थी। ये 6 उप समितियाँ वहाँ के सभी सैनिकों को देखती थी। कोई नौसेना का संचालन, कोई खान पान और यातायात, कोई पैदल, ऐसे करके सारी जो उप समितियाँ थी सभी के काम अलग अलग थे और सभी अपना काम करती थी। इसके अलावा एक और चीज़, ये महामात्र कौन होते थे? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महामात्र जो थे वो सम्राट अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनको महामात्र कहा जाता था। ये कई बार क्वेश्चन, महामात्र क्या है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? यह भी एनसीईआरटी के तीसरे टॉपिक का ही एक टॉपिक है जो है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, ये इस टॉपिक में है। चलिए अब हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास में ये जो मौर्य साम्राज्य था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था और कम महत्वपूर्ण क्यों था। तो पहले हम देखेंगे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था। तो उसका पहला कारण है अच्छी मूर्तिकला और दूसरा कारण है परिश्रमी तथा शक्तिशाली शासक और तीसरा कारण है बड़ी उपाधियों का प्रयोग, यानी कि वहाँ के जो शासक थे वो बड़ी उपाधियों का प्रयोग करते थे। इस कारण वहाँ का जो मौर्य साम्राज्य था वो भारतीय इतिहास में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि कम महत्वपूर्ण क्यों था। तो इसका पहला कारण है केवल 150 साल तक ही मौर्य वंश ने शासन किया था, ये पहला कारण है कम महत्वपूर्ण होने का। और दूसरा कारण है केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रह गया था, यह मौर्य साम्राज्य जो है वो उत्तरी भारत तक ही सीमित रह गया था। इसलिए ये जो मौर्य वंश था ये भारतीय इतिहास में कम महत्वपूर्ण है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हमने बता दिया, कम महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हमने बता दिया। अब हम एनसीईआरटी के चौथे टॉपिक को देखेंगे, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। इसमें बेसिकली दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम राजा तो आप लोगों को पता ही है कि कौन होते थे, हम सरदार देखते हैं कि ये सरदार क्या थे, कौन थे, किनको सरदार कहा जाता था। सरदार कौन होता था? तो सरदार जो होते थे वह एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। आप कुछ इस तरह समझिए कि जैसे ब्रिटिश के समय में जमींदार होते थे, ठीक उसी प्रकार जो होता था ये सरदार भी होते थे। अब शक्तिशाली का मतलब ये नहीं है कि वो ताकतवर हो, ये नहीं होता, मतलब कि धनवान हो, उसके पास ज़मीन जायदाद हो और ज़्यादा धन हो उसके पास, ऐसा व्यक्ति सरदार कहलाता था। और इसके कुछ कार्य भी थे जिसको हम अभी देखने वाले हैं। सरदार के कार्य, विशेष अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करना, युद्ध के समय लोगों को संगठित करना, विवादों को सुलझाना और भेंट वसूल करना, ये सारे कार्य जो थे वो सरदार के द्वारा किए जाते थे। जो भी सरदार होते थे ये सारे काम उन्हीं के अंडर में आते थे, वही करते थे इन सभी कार्यों को। और दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह तमिल संगम ग्रंथ है। इसके अलावा जो उस समय का तमिलकम क्षेत्र था वो आधुनिक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल वाला क्षेत्र जो है उसको तमिलकम क्षेत्र उस समय में कहा जाता था। अब हम दैविक राजा यानी कि कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कुषाण वंश के जो शासक थे उनको दैविक राजा क्यों कहा जाता था? तो उनको दैविक राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह देव पुत्र की उपाधि लगाते थे, इसलिए उनको दैविक राजा कहा जाता था। और ये जो कुषाण वंश था वो मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन किया था, जबकि मौर्य वंश जो थे उन्होंने केवल उत्तर भारत में ही सीमित रह गए थे, उत्तर भारत पर ही शासन किया था। और यह जो कुषाण वंश था वो लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। और ये जो कुषाण वंश थे इनके इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपराओं के माध्यम से
की गई थी। चलिए अब हम देखते हैं कुषाण शासकों ने अपने आप को देवतुल्य यानी कि देवताओं के समान स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। तो इसकी पहली नीति थी विशालकाय मूर्तियों का निर्माण करवाना। ये जो शासक थे कुषाण शासक, ये अपनी मूर्तियाँ विशालकाय यानी कि बहुत बड़ी बड़ी अपनी मूर्तियों का निर्माण करवाते थे। इसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियाँ जो थी मिली हुई हैं। इससे यह साबित होता है कि वह अपने आप को देवताओं के समान प्रस्तुत करने के लिए यानी कि देवताओं के समान खुद को मानने के लिए अपनी ही विशालकाय मूर्तियाँ बनवाते थे। इसके अलावा वह देवपुत्र की उपाधि भी धारण करते थे, किए हुए थे। और ऐसा वह जो थे ये कुषाण शासक, ऐसा इन्होंने चीन के शासकों से प्रभावित होकर करते थे, क्योंकि चीन के शासक अपने नाम के आगे स्वर्ग पुत्र की उपाधि लगाते थे और इन्हीं का देख के इन्हीं से प्रभावित होकर ये जो कुषाण शासक थे इन्होंने भी देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली थी। और हाँ, एक बात और, ये जो कुषाण वंश थे इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क था। जैसे कि मौर्य वंश में सम्राट अशोक था, वैसे ही यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। चलिए अब हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत देख लेते हैं कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया था, जिसके कुछ उदाहरण भी मिले हैं, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ। ये जो है ये साक्ष्य मिले हैं गुप्त वंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने की स्रोत है उसके। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसकी रचनाकार जो थे वो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के राज्य के कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ की रचना की थी। यह समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है, जिसको आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये वो समुद्रगुप्त के अभी इस चैप्टर के 3 से 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं। यदि हम उन टॉपिक्स को भी इस वीडियो में कवर करने लगेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए उन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।